हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट लैंग्वेज 2 हिंदी की। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। ये पेपर 2021 में 20 दिसंबर को हुआ था और ये पेपर आपका पेपर 2 है। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना। हिंदी का एक पैसेज है जिसमें 121 से 128 तक के क्वेश्चन गिवन है। तो जल्दी से हम ये पैसेज पढ़ लेते हैं। विद्यालोलुप चीनी सन्यासी नालंदा की भव्यता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया। ऊंचे ऊंचे विहार और मठ चारों ओर खड़े थे। बीच बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे। वे सब समाधियों, मंदिरों और स्तूपों से घिरे हुए थे। उनके चारों तरफ बौद्ध और शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। उनके सिवा ऊंची ऊंची मीनारों और विशाल भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रंग बिरंगे दरवाज़ों, कड़ियों, छतों और खंभों की सजावट को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते थे। विद्या मंदिरों के शिखर आकाश से बातें करते थे। विशाल नियमबद्धता और सुप्रबंध के विचार से नालंदा का विश्वविद्यालय वर्तमान काशी की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड से अधिक मिलता जुलता था। विश्वविद्यालय के विहार में कोई 10,000 भिक्षु विद्यार्थी और 1,500 अध्यापक रहते थे। केवल दर्शन और धर्मशास्त्र के 100 अध्यापक थे। इससे संबंध रखने वाला पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट थी। इसे महाराज बालीदित्य ने बनवाया था। इसमें बौद्ध धर्म संबंधी सभी ग्रंथ थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो। तो ये एक पैसेज है, इसके बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बालीदित्य ने। तो लास्ट से जब थर्ड लाइन आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप ये मिल पाएगी कि इस महाराज बालीदित्य ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 मंजिला इमारतें किसके लिए बनी थी? बौद्ध भिक्षुकों के लिए, भिक्षु विद्यार्थियों के लिए, या बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के लिए, या शासकों के लिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। और ये भी आपको पैसेज में इजीली मिल जाएगा जब आप पैसेज को पढ़ोगे ध्यान से। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखोगे, उनके चारों तरफ बौद्ध और शिक्षकों प्रचारकों के लिए रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी थी। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल पा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। नालंदा विश्वविद्यालय किससे मिलता जुलता था? काशी विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय से? तो दोस्तों इसका सिंपल सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये लगभग मिलता जुलता था। ये पैसेज के अंदर ही बोला गया है। अगले क्वेश्चन में, चीनी सन्यासी नालंदा की डैश देखकर लट्टू हो गया। भव्य इमारत को, समाधियों और मंदिरों को, छत और खंभों को, या भव्यता और पवित्रता को? तो ये पैसेज की पहली ही लाइन में दोस्तों आपको गिवन था। जब आप पैसेज को बहुत ध्यान से रीड करोगे तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले पैसेज की लाइन आप ये पढ़ोगे, विद्यालोलुप चीनी सन्यासी नालंदा की भव्यता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया, यानी कि भव्यता और पवित्रता। तो देख लेते हैं, हमारा भव्यता और पवित्रता ऑप्शन नंबर 4 में है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 मंजिला में समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 है, द्विगु समास। अब ये कौन सा समास होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता दें। ऐसे समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद संख्या हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मतलब यह है कि जिसमें पहला जो
पूर्व पद जो होता है वो कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, और बाद वाला जो पद हो, उत्तर पद जिसे हम कहते हैं, वो कोई संज्ञा हो, यानी कि नाउन हो, तो उसी को कहेंगे द्विलिंग समास। इसके और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर त्रिकोण। त्रिकोण, अब त्रिकोण का क्या मतलब है? तीन कोणों का समाहार। तो यहाँ पे तीन, त्रिम का मतलब होता है तीन, तो ये भी द्विलिंग समास हो गया। अगर मैं, जैसे कि आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी चार भुजाओं का समूह, मतलब क्या निकलेगा? चार भुजाओं का समूह, तो ये भी आपका द्विलिंग समास हो गया। तो आई होप आपको द्विलिंग समास के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लट्टू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पागल होना, आश्चर्यचकित होना, कायल होना या घायल होना? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका 30 हो जाएगा। कायल होना लट्टू होना मुहावरे का अर्थ होता है। 127 में चलते हैं अब। विद्यालोलुप का शाब्दिक अर्थ होगा लालची, प्रतिभाशाली, विद्वान या जिज्ञासु। तो दोस्तों इसका मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जो सीखने के लिए इच्छुक होता है, यही। 128 यानी कि इस पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, अत्यंत आश्चर्यजनक होना, बहुत ऊंचा होना या अतिशयोक्तिपूर्ण होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना मतलब है बहुत ऊंचा, जैसे कि कोई सेंटेंस बोल भी देते हैं कि ये तो बहुत आकाश में ऊंचा है अभी खड़ा हुआ, यानी कि बहुत ऊंचा है। अब इसके बाद फिर से एक और आपको पैसेज गिवन है, क्योंकि ये, तो इसको भी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसमें भी 129 से 135 तक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने CDP, मैथ, साइंस, सोशल साइंस कवर किया है, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। तो ये मैं आपके लिए स्क्रॉल किए देता हूँ, क्योंकि पैसेज है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैंने आपके लिए स्क्रॉल कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनका आंसर मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 में चलते हैं। स्वावलंबी मनुष्य का गुण नहीं है आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, धैर्य या संशय। तो दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे इस पैसेज को, तो हम पाएंगे कि संशय यानी कि डाउट जो होना, वही स्वावलंबी मनुष्य का कोई गुण नहीं है, बाकी तीनों गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता से दूर हो जाते हैं कायरता, संशय, चिंता। कायरता, चिंतन, संशय। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर चिंता की बात आई थी, चिंतन की नहीं। तो चिंतन जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम उस ऑप्शन को गलत कर देंगे। यहाँ भी चिंतन है, यहाँ भी चिंतन है, और लास्ट वाला ऑप्शन भी चिंतन है। सिर्फ एक ही में है चिंता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और वही इसका ठीक हो जाएगा। ये भी पैसेज की 5th लाइन में आपको मिल जाएगा। ये पैसेज आप पढ़ोगे तो उसकी 5वीं लाइन में ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुणों की सृष्टि किसने की है? स्वयं मनुष्य ने, ईश्वर ने, गुरु ने या कष्टों व बाधाओं ने? तो ये आपको पैसेज की 3rd लाइन में मिल जाएगा। पैसेज की 3rd लाइन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पाओगे कि ईश्वर ने की है। 132 में चलते हैं। पद दलित में समास है तत्पुरुष, क्रमधारे, द्विंदु या अवयवी भाव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, तत्पुरुष समास ये कहलाता है, पद दलित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 133 में। सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव, सद प्लस एव, सद प्लस एव या सत प्लस एव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है, सदा प्लस एव, सदैव।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है संधि विच्छेद के अकॉर्डिंगली, बार बार एग्जाम में कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है। किस शब्द में ता का प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? दास्ता, माता, निर्भरता या पात्रता। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा माता। माता में ता का प्रत्यय नहीं यूज़ हुआ है, बाकी में सब में हुआ है, जैसे दास प्लस ता दास्ता, निर्भर प्लस ता निर्भरता, पात्र प्लस ता पात्रता। तो सब में ता का यूज़ हुआ है, लेकिन माँ ता अलग अलग ये नहीं है, ये एक ही वर्ड है। स्वावलंबी व्यक्ति से क्या अपेक्षित नहीं है? स्वयं विश्वास, निर्भीक होना, आत्मनिर्भर या आत्मबल का त्याग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आत्मबल का त्याग। यानी कि वो अपने कभी भी आत्मबल का, अपने कॉन्फिडेंस का त्याग नहीं करेगा। और ये भी पैसेज को आपको लास्ट लाइन में मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि उसे आत्मविश्वास और आत्मबल का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपके स्वावलंबी व्यक्ति के बारे में। तो आत्मबल का त्याग नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके पैसेज से पूछे जाते हैं। अब हम हिंदी पैडागोजी के वो 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे ही जाने हैं, और ये क्वेश्चंस भी बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं, मातृभाषा अंग्रेज़ी राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। थर्ड ऑप्शन में है समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेज़ी एक अध्ययन के रूप में। या चौथा ऑप्शन है आपका मातृभाषा घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो मातृभाषा की बात करती है, यानी कि आपका मदर टंग की। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक हो जाएगा। और फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। एक बच्ची अपने पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेज़ी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालयों में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह, मुंबई जैसे कि यहाँ से बताया, बिहार से मुंबई गई और स्कूल्स में वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सीख रही है, लेकिन जो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं जो हैं उनसे वो मराठी भाषा सीख रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, सहारा देना या परिकल्पना निवेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, भाषा अर्जन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 138। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये किस रूप में जाना जाता है? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत या सूत्रात्मक संकेत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अर्थगत संकेत। और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिमेंटिक क्यूज। इंग्लिश में कहेंगे इसको सिमेंटिक क्यूज। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? और ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। इंग्लिश में कहेंगे टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। 140 क्वेश्चन में चलते हैं आप। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण,
डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के शब्द, क्रिया शब्द, निष्क्रिय शब्द संपदा या सक्रिय शब्द संपदा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्रिय वस्तु के शब्द, यानी कि कंटेंट वर्ड। इंग्लिश में कहेंगे इसको कंटेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स। 141 में चलते हैं अब। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना, क्रियान्वित करना कार्यविधिक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया है या भाषाएं प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान है। इंग्लिश में कहेंगे इसको डेक्लेरेटिव नॉलेज, डेक्लेरेटिव नॉलेज। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है डैश है, बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री या ऑप्शन चौथा है प्रमाणिक पठन सामग्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर यही है, लास्ट वाला, यानी कि प्रमाणिक पठन सामग्री इसका करेक्ट हो जाएगा। एन ऑथेंटिक सॉक, ऑथेंटिक टेक्स्ट, इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑथेंटिक टेक्स्ट। 143 में चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? यहाँ पर सही है पूछा गया है दोस्तों, यानी कि करेक्ट बताना है एक स्टेटमेंट। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट बोली गई है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ये पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, यानी कि असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला जो है, वो कितने अच्छे से भाषाई को मतलब अपनी भाषा में वो निपुण है या बोल पा रहा है, इसी से हम उसकी भाषा आकलन का सही ज्ञान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है टियाँ शिक्षार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी सब त्रुटियों को सुधारना चाहिए। त्रुटियाँ केवल शिक्षक के लिए सीखने के क्षेत्र हैं। या लास्ट ऑप्शन है त्रुटियाँ द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो गलती होती है, जो आपका कोई भी लर्निंग प्रोसेस में जब कोई बच्चा गलती करता है तो वो उसका नेचुरल प्रोसेस है, और वो जब तक गलती नहीं करेगा तो वो आगे नहीं सीख पाएगा। इसीलिए जो गलतियां होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, और उसको शिक्षक को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उसको इनडायरेक्टली वे से सही कराना चाहिए और फिर उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रेरित कार्य देता या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से ये संबंध अन्य पुस्तकों तथा दस्तावेज को पढ़ना है। भाषा अधिगम की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक टीचर है जो कि भाषा की सांस्कृतिक विविधता, यानी कि जो आपका
विविधताएं जो होती हैं इंडियन में जो, तो उसको देती है और उसके बारे में रिपोर्ट पोस्टर बनाने के लिए बच्चों को कहती है। तो ये प्रोसेस कहलाता क्या है, इसके बारे में ये पूछा गया है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका समूची पाठ्य चर्चा में भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे इसको, लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब बढ़ते हैं 146 में। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूप को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पहले जो बच्चा सीख चुका है उसी को आधार बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, यानी कि संज्ञानात्मक युक्तियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। 146 के बाद 147 में चलते हैं आप। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का ये अभ्यास डैश कोचिंग, ट्यूटरिंग, सहारा मिलना या परिकल्पना निवेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़े भाई की मदद ली जा रही है, तो वो सहारा एक तरीके से उसको दिया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे इसको इसके फोल्डिंग, और ये सीडीपी के अंदर भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका सीडीपी में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसके फोल्डिंग से सीटेट में एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है। इसके फोल्डिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके फोल्डिंग वो टेम्परेरी हेल्प होती है, एक तरीके से इसके फोल्डिंग क्या है आपकी टेम्परेरी हेल्प, आपकी टेम्परेरी हेल्प है। टेम्परेरी हेल्प का मतलब यह है एक कुछ टाइम के लिए बच्चे को कोई हेल्प दी जाती है। जैसे कि बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको कुछ टाइम के लिए पीछे से पकड़ लिया जाता है, यानी कि उसको टेम्परेरी पकड़ कर एक हेल्प दी जाती है टेम्परेरी। उसके बाद जब वो लगता है कि थोड़ा सही चला रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो कुछ टाइम के लिए हेल्प दी जाती है, उसके बाद वो खुद चलाना सीख जाता है। तो ऐसे ही हम एजुकेशन के मामले में करते हैं कि कुछ टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, कुछ हिंट दे दिए, जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ क्लू दे दिए बच्चे को, कुछ टिप्स दे दिए, जिससे बच्चा थोड़ी सी वो टेम्परेरी हेल्प लेकर क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, समझ पाए। तो इसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 148 में, और 148 क्वेश्चन में कहा गया है वे कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। व्याकरणिक सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है। यह कार्य वैदिक व्याकरण सीखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक हो जाएगा, यानी कि व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य, कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लैंग्वेजेस। जब कोई ग्रामर लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल टॉकिंग में, कम्युनिकेशन में, तो वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, और इसमें ये कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति के बारे में पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। दूसरा है व्याकरण या भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण
के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना। आखिरी लास्ट ऑप्शन है व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री तथा किसी वितरांत से लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना। प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट, enable the learner to notice and use it and later draw their attention to its form। ये इंग्लिश में इसको कहेंगे। दोस्तों इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं। या लास्ट में है बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से सीख कर जोड़ते हैं या पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो दोस्तों यही इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी प्रीवियस जो नॉलेज है उनकी, उनसे वो कनेक्ट करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं किसी भी नए कॉन्सेप्ट को, और फिर वहाँ से उसको नई चीज़ को वो सीखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज 2 की, जो पेपर 2 हुआ है 20 दिसंबर को। हमने इस पूरे वीडियो में कवर कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।